नमस्कार बच्चों। आज मैं जो कक्षा 11 में भी एक बहुत अच्छा नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका व्यवहारिक उपयोग भी बहुत है और उनसे हम उन चीज़ों का उस चैप्टर के उस घटना के बारे में खूब उपयोग भी करते हैं, सफ़र भी करते हैं, परेशानी भी होती है। उस चैप्टर का नाम है घर्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। घर्षण ये हमारे लिए लाभकारी भी है और नुकसानदायक भी है। लाभकारी कैसे है कि अगर हम किसी पृष्ठ पर चलते हैं, अगर घर्षण नहीं होता तो हमारा चलना मुश्किल हो जाता, हम फिसल जाते। जब कभी आप चिकने पृष्ठ पर चलते हैं और उस पर पानी पड़ जाता है तो हम फिसल जाते हैं और फिसलने पे क्या होता है, हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, ये कष्ट हो जाता है। ये इस वजह से घर्षण होना ज़रूरी भी है। और अगर घर्षण नहीं होगा, गाड़ी हम ब्रेक लगाते हैं तो सड़क पर गाड़ी हमारी नहीं रुक पाएगी। कभी कभी ऐसा होता है किसी सड़क पर तेल पड़ा हुआ होता है और उस पर आप चल रहे होते हो, आप ब्रेक लगाते हैं तो आप गाड़ी बहुत दूर जा कर के रुकती है, मतलब रुक नहीं पाती। तो इस वजह से घर्षण होना भी ज़रूरी है। अब नुकसानदायक क्या होता है, हमारी गाड़ियों में जो हीट पैदा होती है, इंजन और लुब्रिकेंट के बीच में जो पिस्टन चलता है, उससे क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, हीट पैदा होती है। ये भी होता है कभी कभी इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है कि हमारे उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जब हमारा घर्षण ज़्यादा, हीट ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो इस वजह से जो घर्षण है वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। इसके दोनों पहलू हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो न्यूटन के गतिविषयक नियम हैं। उसमें हम जब किसी वस्तु को गति कराते हैं और वो किसी पृष्ठ पर गति करती है तो उसमें जो घर्षण पैदा होता है, घर्षण की दिशा क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर हम इस वस्तु को गति करा रहे हैं, इसको गति कराने का प्रयास करा रहे हैं, इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि इसका पृष्ठ और इसके बीच में एक ऐसा बल कार्य करेगा जो इसका विरोध करेगा, मतलब हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका विरोध होगा। तो उस बल को हम कहते हैं घर्षण बल और इस घटना को हम कहते हैं घर्षण। अब होता क्या है, देखिए जब भी दो तलों के बीच, दो वस्तुएं उनके दो तलों के बीच आपेक्षिक गति हो, या ये कहिए कि एक तल स्थिर है दूसरा तल गति कर रहा हो या गति करने वाला हो, तो आपेक्षिक गति के विपरीत दिशा में या आपेक्षिक गति होने वाली हो, आपेक्षिक गति के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसको हम कहते हैं घर्षण बल और इस घटना को हम कहते हैं घर्षण। अब बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए जो पृष्ठ होते हैं, एक थोड़ा सा जो एक घर्षण को एक बार और थोड़ा समझ लें चित्त के द्वारा। जैसे ये पृष्ठ है और इसके ऊपर हमने बल लगाया, इसके ऊपर बल, तो इनके पृष्ठों के बीच में होगा तो घर्षण बल इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, और ये बल बाहरी बल। इनके बीच में ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर है, और इसके बीच में ये लग रहा है बल, तो ये बाहरी बल। तो इस वजह से ये घर्षण बल गति कर रहा है या गति करने वाला है, तो घर्षण बल हमेशा इधर की तरफ लगता है और इस घटना को हम कहते हैं घर्षण। अब ये बात आता है ऐसा होता क्यों, कि देखिए जो हमारा पृष्ठ होता है वो इस तरह से कुछ होता है, अगर खुरदरा होगा तो इसमें घर्षण ज़्यादा लगेगा। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, बहुत अति सूक्ष्म लेवल पर देखें तो जो समान प्रकार के अणु होते हैं उनमें ससंजक बल लगता है और विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं उसमें आसंजक बल लगता है। तो छोटे छोटे अणुओं के बीच में जो आसंजक बल लग जाता है, इसके कारण ये हमारी घर्षण की घटना होती है। अब बात आती है कि घर्षण होते कितने प्रकार के। तो देखिए घर्षण के प्रकार हम समझें। घर्षण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण
और एक होता है गतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण में ही स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान स्थिति होती है। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान जिसके बाद गति प्रारंभ होने वाली होती है, जिसके बाद गति प्रारंभ होने वाली होती है। उसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण के बाद हमारी स्थिति पैदा हो जाती है गतिक घर्षण की। तो आज हम जो आपकी जो चर्चा करेंगे वो स्थैतिक घर्षण करेंगे। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, वस्तु गति नहीं करती है बल्कि गति करने वाली होती है। रहती वस्तु विराम अवस्था में है लेकिन उसका विरोध होता है रहता है, तो उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण या इसको हम कहेंगे विराम अवस्था का घर्षण। वस्तु हमारी विराम अवस्था में है। देखिए ये इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं F, और ये इधर की तरफ घर्षण लगता जा रहा है F S, और ये वस्तु है विराम अवस्था में। ये होता क्या है, जितना हम ज़्यादा F लगाएंगे उतना ही हमारा घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण जो होगा बल होगा वो अधिक होगा, ये बढ़ता जाएगा। बाहरी बल जितना हम लगाएंगे उतना ही हमारा, जितना ये लगाते जाएंगे उतना ही हमारा स्थैतिक जो घर्षण बल होगा वो बढ़ता जाएगा। ये जो वाला घर्षण बल बढ़ता है। शर्त यह है कि वस्तु विराम अवस्था में रहनी चाहिए। अगर ये बल शून्य होगा, ये वाला बल शून्य होगा, तो स्थैतिक घर्षण बल भी शून्य होगा। इसको 1 न्यूटन होगा तो ये भी 1 न्यूटन होगा, ये 2 न्यूटन होगा तो ये भी 2 न्यूटन होगा, ये 3 न्यूटन होगा, ये भी। लेकिन वस्तु विराम अवस्था में रहनी चाहिए। तो ऐसे घर्षण को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। तो वास्तव में स्थैतिक घर्षण क्या होता है, जब वस्तु विराम अवस्था में बनी हो और उसके ऊपर जो बल आरोपित किया जाए तो संतुलन बनाने के लिए उसके विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लगता है, जो इसका विरोध करता है, उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। अब धीमे 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 हमने क्या किया, इसको हम बढ़ाते गए। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि ये गति करने वाली होती है। गति मतलब जिसके तुरंत बाद गति पैदा हो जाती है, उसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जिसके बाद वस्तु गति करने वाली होती है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये इसका सबसे अधिकतम मान होता है। ठीक है। अब जो सीमांत घर्षण है उससे संबंधित हमारे नियम, उसको आप समझ लीजिए, सीमांत घर्षण से संबंधित नियम।
घर्षण से संबंधित नियम। देखिए ये वस्तु है, ये पृष्ठ है, इस पे ये वस्तु रखी हुई है, ये ठीक, और इसको हम खींच रहे हैं, ठीक, और ये इधर की तरफ इसका घर्षण लग रहा है एफ एस, ये आर है, और इसका भार mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है mg, ये स्थिर है इस तरह से, और ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये प्रतिक्रिया बल है, क्रिया बल, और ये भार है इसका, और ये घर्षण बल, और ये बाहरी बल, बाहरी बल। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि सीमांत घर्षण होता है वो वस्तुओं के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता सीमांत घर्षण। दूसरा जो नियम है इसमें कि जो सीमांत घर्षण है वो जो संपर्क तल है उनके स्पर्श रेखीय दिशा में होता है, मतलब जो स्पर्श रेखीय दिशा में होता है, और ये खुरदरेपन पर निर्भर करता है। तीसरा जो इसका मुख्य नियम है कि जो सीमांत घर्षण होता है वो अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो सीमांत घर्षण बल, देखिए सीमांत घर्षण बल समानुपाती होता है प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। देखिए एफ एस समानुपाती होता है आर, और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। यहाँ पे म्यू एस एक समानुपाती नियतांक है जिसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। देखिए इधर भी ये बल है, इधर भी बल है, तो इसकी विमाहीन राशि है, ये विमाहीन राशि, ये हमारा सूत्र निकल गया, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, और ये एक विमाहीन राशि है। और सीमांत जो घर्षण होता है वो ये जो होता है ये इसका मान जो होता है वो गतिक घर्षण से थोड़ा अधिक होता है। अब देखिए ये तो रह गया, हमारा हो गया सीमांत घर्षण और विमाहीन राशि है, म्यू एस इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एफ एस अपॉन आर, ये चीज़ आ जाएगी, इसकी कोई विमा नहीं होती। अब इसमें एक चीज़ और आती है घर्षण कोण, वो देखिए घर्षण कोण क्या मतलब होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए जैसे ये कोई पृष्ठ है, इस पे ये कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक, इसका भार नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक, और इसका ये बाहरी बल है, और घर्षण बल इधर की तरफ कार्य कर रहा है। इसका जो परिणामी है ये, ठीक, ये जो ऊर्ध्व से जो कोण बनाता है ये वाला,
इसको हम कहते हैं घर्षण कोण। घर्षण कोण, इसको हम ले लेते हैं एफ। एफ क्या है? एफ है आर तथा एफ एस का परिणामी बल। या हम इसको किसी दूसरे से भी हम प्रकट कर सकते हैं। तो इसको हम एस से प्रकट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको हमने एफ से अगर हम ले लेते हैं तो इसको हम एस से प्रकट करते हैं। एस से, एस से, एस से। तो घर्षण कोण क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे होते हैं तो वस्तु गत करने की अवस्था में होती है या गत नहीं कर रही होती है, तो इस पर जो हमारा सीमांत बल, घर्षण बल लगता है, और सीमांत घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल होता है एस, जो ऊर्ध्व से कोण बनाता है, ऊर्ध्व से जो कोण बनाता है उसको हम कहते हैं घर्षण कोण। घर्षण कोण का ये सीधा सा अर्थ है जो यहाँ से बनता है, ऊर्ध्व से जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं घर्षण कोण। चलिए अब इस पर एक जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि एक ट्रक को क्षैतिज सतह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक स्थिर रखा है। एक ट्रक है, उसके ऊपर क्षैतिज रखा हुआ है, सतह पर और ब्लॉक के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.6। ट्रक का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड है। ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल ज्ञात करिए। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, घर्षण से संबंधित तो हमें क्वेश्चन भी अच्छे मिलेंगे। तो ये देखिए एक ट्रक है, ये और इस ट्रक के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ये जा रहा है इधर की तरफ। इस बॉक्स रखा हुआ, यहाँ पर जो ये है पृष्ठ का म्यू एस ये दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, 6, ठीक। और इसमें जो त्वरण है ए, ये दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इसमें जो हमारा घर्षण होगा, इसके ऊपर द्रव्यमान भी रखा हुआ है, 1 किलोग्राम का द्रव्यमान रखा हुआ है, 1 किलोग्राम। इसका मास है m बराबर 1 kg। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये कितना लगेगा, घर्षण कितना होगा। तो देखिए इसको खींचने में, इधर की तरफ इसको खींचने में लगने वाला बल कितना हुआ, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का भार कितना होगा, भार बराबर mg। और प्रतिक्रिया बल R बराबर, ये भी mg के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। प्रतिक्रिया बल का भार भी हमारा mg के बराबर होगा। तो ये इस तरह से तो ये इस तरह से इसमें प्रतिक्रिया बल R बराबर mg होगा। तो इसमें जो घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल जो लगेगा Fs बराबर म्यू mg। तो इसको म्यू कितना दिया है 0.6 इंटू, इस पर m कितना है 1 इंटू 9.8। जब हम इसको सरल करेंगे तो ये लगभग आएगा 5.88 न्यूटन, 5.88 न्यूटन। अच्छा, अब ट्रक द्वारा आरोपित बल क्या होगा, ट्रक द्वारा आरोपित बल, ट्रक द्वारा आरोपित बल होगा, वो कितना होगा, वो होगा हमारा m इंटू ए। ट्रक द्वारा आरोपित बल m इंटू ए, क्योंकि m इंटू ए, तो ये हो गया 1 इंटू 5 बराबर 5 न्यूटन,
न्यूटन, 5 न्यूटन। अब देखिए ये जो है वो 5.8 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तो ये इस पर ब्राह्म अवस्था में बना रहेगा। अगर ये 6 न्यूटन हो जाता है या 7 न्यूटन हो जाता है तो क्या होता है, ये जो बॉक्स है वो नीचे गिर जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इस तरह से जैसे ये ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये ट्रक है और ये इधर की तरफ गति कर रहा है, इधर की तरफ गति कर रहा है। इधर का वाला जो बल है वो अधिक है और ये वाला बल कम है इसको। अगर ये वाला बल अधिक हो जाता और ये वाला बल कमज़ोर हो जाता तो क्या हो जाता, ये हमारा नीचे गिर जाता। तो इस वजह से संतुलन बना रहेगा और इस तरह से वो उसके ऊपर चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन दिया, हम आपको एक और भी क्वेश्चन इस पर होमवर्क दे रहे हैं, और भी क्वेश्चंस कराएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सीमांत घर्षण आपको समझ में आ गया होगा। कल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गतिक घर्षण के बारे में बताएंगे और इसके अनुप्रयोग बताएंगे। ये चैप्टर जो मैंने बताया इसके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए। अगर कहीं पे कोई आपको डाउट्स होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज दीजिए। जिससे क्या होगा, पूरे हफ्ते में जितने भी हमारे डाउट्स इकट्ठे होते हैं तो उनकी एक अलग वीडियो बना करके आपको दिखा सकें, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ सर ने ये क्वेश्चंस करा दिया और ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके में, घर्षण और घर्षण क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया। बहुत छोटा चैप्टर है, 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ा टाइम लगेगा। थ्योरी इसकी जल्दी ख़त्म होगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। और जो हमने वहाँ गति विषयक नियम में पढ़े थे उन्हीं को घर्षण सहित, वहाँ हमने चिकने पृष्ठ पर गति कराई थी, यहाँ पर हम घर्षण रुद्र जिसमें घर्षण बल लगता है वहाँ पे गति कराएंगे। तो ये मैं समझता हूँ आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। और बच्चे आप थोड़ा हमें कमेंट्स करते रहिए, पसंद करते रहिए, दूसरे लोगों को शेयर करते रहिए, जिससे कि ये जो सिंपल भाषा में हम जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो कम लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँच जाए। धन्यवाद।